Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Farid bhai, welcome to the show. This is Sani Khan with the new episode of Inside Financial Markets. Thank you very much for having me, sir. Welcome. Farid bhai, there have been talks about कि ये जो रैली है 27,000 से अब तक जो मार्केट चली है, this rally is unsustainable given the results of the last quarter. तो आपसे एक तो व्यू लेना है बाज़ार के ऊपर जनरली बिकॉज कोविड-19 ने तो सब कुछ हिला के रख दिया है. सो वी वांट टू हेयर फ्रॉम यू कि व्हाट इज़ इन द मार्केट, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन का लेवल कैसा है, और रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप इस रैली को कैसे देखते हैं. वुड इट सस्टेन आफ्टर ईद, यस और नो? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, ये रैली ज़रूर थोड़ी, जिस तरह आपने जिक्र किया, 5,000 पॉइंट की चली है, लेकिन ये रैली इसको कहना इन द सेंस जो लोग नए इन्वेस्टर्स आए उनके लिए तो रैली ज़रूर है, लेकिन जो पहले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं और जो 365 डे इन्वेस्टर्स हैं या जो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड या जो सीरियस माइंडेड पैसा इस मार्केट में आता रहता था, उन लोगों को तो ये आपको पता है कि हमारा जो लेवल था 33-35 के दरमियान चल रहा था. इस पैंडमिक ने हमें बिल्कुल 33 से हटा के 27 की शक्ल दिखाई, लेकिन अब थोड़ा वापसी हुई. वापसी के जो अभी जो वापसी हो रही है इसके बहुत सारे अवामिल हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो एक स्टिमुलस मिला मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, वो लोअर इंटरेस्ट रेट की शक्ल में जो सेंट्रल बैंक ने, तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने जैसे ही किया, और हमारे पाकिस्तान में भी ये अल्लाह का करम हुआ कि सेंट्रल बैंक दिस टाइम राउंड हमने आया और उसने एक ऐसे स्टेप्स लेने शुरू किए जो कि हम लोग थोड़ा समझ रहे थे कि शायद वो लें तो, लेकिन वो टाइम लगाएं इस स्टेप्स को लेते हुए. बट वी एज पाकिस्तानी एंड वी एज पाकिस्तानी इक्विटी प्लेयर आर रियली डिलाइटेड कि इन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई इस दफ़ा, और इन्होंने जो ड्रास्टिक चेंजेस की इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लेशन के साथ या उसको करके, जब से इनको लग रही थी कि नीचे आ रही है, आ जाएगी, तो इन्होंने 5.25% यानी 525 बेसिस पॉइंट से सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस किया. अब यहाँ हमारे नाजरीन खासे समझदार हैं, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी पूरी तरह बताता चलूँ कि जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन होते हैं, आपको पता है कि आजकल के हालात में बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे बड़ा जो इशू है वो एक्सेस टू लिक्विडिटी है. अगर आपको बैंकर और आप नए बैंकर के साथ नहीं, एक बैंकर जो आपके साथ 1 साल 2 साल 5 साल से चल रहा है, उसको आपकी कैश फ्लोज का अच्छा खासा आइडिया हो जाता है. तो होता ये जरूर है कि थोड़ा बैंकर ऐसे टफ टाइम्स में थोड़ा शाई ऑफ कर जाते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक ने इस दफा उनको भी इस शाई ऑफ नहीं होने दिया. और अल्लाह से ये उम्मीद है कि इस वाली वबा से भी हमारी जान छूटे जल्दी, और ये जो स्टेप्स ले रहा है सेंट्रल बैंक, इसको हमें एक हद तक ही जाना पड़े, इसके बियॉन्ड ना जाना पड़े. तो मैं अपना पॉइंट बता रहा था कि अगर एक कोई कारोबार है, लिस्टेड कंपनी है जिसने बोरिंग की हुई है, उस बोरिंग का जब रेट कम होगा तो जाहिर है उसकी अर्निंग पर शेयर पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा. ये तो एक एस्पेक्ट हो गया. लेकिन जो ज्यादा मेरे जैसे बंदे के लिए जो ये 25% खुशी है, 75% खुशी ये है कि जो मार्केट में आपको जो इन्वेस्टर सोच रहा होता है उसका रिटर्न और रिस्क का जो प्रोफाइल है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है. मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक बंदा जिसको घर बैठे बिठाए 13-13.5% की यील्ड या इंटरेस्ट मिल रहा था, जब उसको इस इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की वजह से आज 8% भी नहीं मिल रहा इंटरेस्ट रेट, तो वो अगले सोचता है कि अब मुझे कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे और थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा. और हमारी पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, डजन्स ऑफ शेयर, जिनकी सिर्फ डिविडेंड यील्ड ही 6-7, 7.5-8% जैसी है, और कैपिटल गेन इसके अलावा. तो बहुत सारे लोग स्विच होंगे. और अच्छी बात एक ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस वाले जो महीना गुजरा, अप्रैल के नंबर जब आए, तो इन्होंने तकरीबन 100 बिलियन रुपए ज्यादा मोबिलाइज किए हैं इस दफा.
फ्रॉम 569 लेट्स से 570 टू 760 पे चले गए हैं ये। तो अब जो इतना बड़ा पैसा इनके पास आ रहा है, अब मेरा ये जाती पॉइंट है और बहुत सारे लोग इस बात से मानेंगे इस बात को, मार्केट में गिरावट आई थी या जो नीचे आई थी मार्केट, इसकी एक वजह ये हुई थी कि म्यूचुअल फंड ने इक्विटी से अपने क्लाइंटों के कहने पे पैसा निकाल के वो चले गए थे फिक्स्ड इनकम में। अब वो जब वापस आएंगे तो जाहिर है अगर आउट ऑफ 700 बिलियन अगर वो 10% भी वापस आते हैं इनटू इक्विटी, तो दैट्स द कैपिटल मार्केट्स ऑफ द कंट्री। दूसरी बात ये है कि जो प्रोफेशनल प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट फंड और ये जो बड़े फंड हैं, इनके लिए ये जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो आप तो पुराने डेट और इक्विटी के एक्सपर्ट हैं, आप इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जब आज से 2 महीने पहले अगर PIB 10 ईयर के ऊपर आपको लेट्स से 14% की रिटर्न मिल रही थी, तो एक पेपर वो था जिसपे आपको अगले 10 साल 14 पेपर ऐसा है जिसपे आपको अगर आज खरीदता है कोई बंदा तो उस PIB 10 ईयर पे आपको लेट्स से 8.5% की रिटर्न मिलेगी। 8.5% हुआ है। तो डेटा है डिफरेंशियल 5.5% का, वो कैपिटल गेन में तो 10 साल के पे तो आपको पता है कि परसेंटेज कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। तो जिसने 2 महीने पहले PIB ले लिया उसके तो बारे न्यारे हो गए। हाँ, आज से लेके 2, 4, 6, 8 महीने तक अब इक्विटी का टाइम है और जमाना है और बहुत सारे लोग स्विच करेंगे इक्विटी की तरफ, जिससे हमें और मुझे लग रहा है कि हमारी कैपिटल मार्केट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। बट फरीद भाई, हम सॉरी टू कट यू, ये बताएं कि पार्टिसिपेशन तो है नहीं बाज़ार के अंदर, और मैंने लास्ट टाइम भी एक पॉइंट रेज़ किया था कि अकाउंट्स बंद करने में खैर से वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, नए अकाउंट्स के लिए कोई खातिर ख्वाह चीज़ नहीं नज़र आ रही। अब अगर म्यूचुअल फ़ंड ही की पार्टिसिपेशन, जिसके ऊपर लोग कह देते हैं कि 27,000 के लेवल पे म्यूचुअल फ़ंड वो कर रहा होता है जो एक्चुअली उसको नहीं करना चाहिए, सो ऐसे में मेरा एक तो सवाल आपने दोबारा से उस पर नज़र इनायत करनी है कि जो रिज़ल्ट्स हैं उसको देखते हुए ये रैली आपको कितनी सस्टेनेबल दिखती है, और दूसरा इस तरफ भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये पार्टिसिपेशन किस तरह की है, वो टाइप ऑफ आपके पास 10,000 20,000 क्लाइंट हैं, तो डू यू सी हाउ मेनी ऑफ देम वर्किंग इन दीज डेज? देखिए, मैं अगर अपने हाउस का बताऊं, AKD सिक्योरिटीज का, जिस चीज़ से मुझे तक़वियत मिलती है और मुझे खुशी होती है कि हमारा जो रिटेल, आपको पता है कि AKD ट्रेड हमारा है, सबसे पहला हम ऑनलाइन ट्रेडिंग में गए थे और हमारी फ्लैगशिप है, हमारी कंपनी का बहुत एक इम्पोर्टेंट बड़ा नाम डिपार्टमेंट है, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने ये देखें कि इस पूरे पीरियड में हर दिन हमारे पास ऑन एन एवरेज 70 से 100 मिलियन रुपया आया है फ्रेश रिटेलर्स का, और जो रिटेल का जो पैसा आता है ये स्टिकी होता है, ये रहता है। तो हमारे तकरीबन, अल्लाह का शुक्र है, हमारे जैसे और भी मार्केट में ऐसा हुआ होगा, लेकिन टू गिव यू AKD एग्जांपल, हमारे पास इस पूरे 3-4 महीनों में हर रोज की एवरेज तकरीबन, अल्लाह का शुक्र है, 100 से ज्यादा अकाउंट खुले हैं। बल्कि बाद ब्रांचेस का मैं एवरेज ले लूं तो मेरे ख्याल से तकरीबन 700-800 अकाउंट खुले हैं पिछले 2 महीने। तो अगर ये स्विचिंग और अगर ये हम पेनिट्रेट कर रहे हैं रिटेलर्स को, और जिनको नजर आ रहा है कि बैंक में पैसा रखने से बेहतर है कि मैं अच्छा शेयर ले लूं, तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी हैवंट टच्ड देम, बट हमने इस चीज को थोड़ा सा कैपिटलाइज किया है। रिगार्डिंग योर पॉइंट के रिजल्ट सीजन, देखें, रिजल्ट इस क्वार्टर के तो अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन हमारी जो इक्विटी इन्वेस्टर है उसको ये भी तो देखना है कि जब वो एक कंपनी खरीद रहा है तो वो दे और ही और शी इज नॉट बाइंग अ कंपनी फॉर द 3 months और 6 months प्रॉफिट, ही इज बाइंग अ कंपनी, एक जीती जागती चलती हुई कंपनी है जिसके अच्छे और बुरे अर्निंग पीरियड आ सकते हैं। फरीद भाई, वॉल्यूम्स के ऊपर हम जो कह रहे हैं कि फॉरेनर्स ज़रा शाय ऑफ हो रहे हैं एशियन मार्केट से,
एशिया में जो स्मार्ट इकोनॉमीज़ हैं, वियतनाम को मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा, देयर 2-3 फॉरेनर्स हु रेट वियतनाम ऑन द टॉप इन द रीजन। सो आपको पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका ये इनका फ्यूचर कैसा दिखता है व्हेन फॉरेनर्स आर वेरी पर्टिनेंटली से कि बिकॉज अब इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो लॉन्ग टर्म होराइजन और व्यू है फॉरेनर्स का वो भी ज़रा लैकलस्टर ही रहेगा? देखिए, 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। एक आपने वॉल्यूम की बात की और एक इंटरेस्ट की बात की। वॉल्यूम, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो जिस मुल्क में ज़्यादा वॉल्यूम्स आते हैं वहाँ जाते हैं, हॉट मनी, हॉट डिपॉजिट, हॉट सरकारी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं इसको 2 तरह से डिवाइड करूँगा। एक तो यह है कि अभी रमज़ान की वजह से और हमारा लॉकडाउन की वजह से थोड़े हमारे मार्केट के ड्यूरेशन थोड़ा कम हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडिंग। ये जब बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट आएगा। और वैसे भी पाकिस्तान में रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह करे सब चीज़ें ठीक रही तो चीज़ें अल्लाह का करम है बेहतर हो जाएंगी, तो वॉल्यूम्स तो बढ़ जाएंगे। हाँ, वो वाले फंड जो कि उन शेयर्स में, उन कंट्रीज में ट्रेड करते हैं जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो, और एक उनका हक है ये बात कहना, उसके लिए हमारी PSX की मैनेजमेंट को, मुझे, आपको, सबको एक एफर्ट करनी है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ओवरऑल व्यू, एक एरियल व्यू दूं आपको, तो हमारे पास जो फॉरेनर्स काम करते हैं, और आई एम श्योर आप जब GM थे बहुत सालों तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, तो हम आपको बहुत सारे अपने फंडों से जब आते थे मिलवाते भी थे और गपशप भी मारते थे। अब देखें कि टेम्पल्टन को ले लें, वसाज को ले लें, छोटे वालों में ले लें, मैथ्यूज को ले लें, ये सारे फंड्स जो पहले बड़े बड़े साइज के होते थे, अब इनके साइजेस, वो दमखम इनके अंदर वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो अगर इनके, अब मैं टेम्पल्टन की एग्जांपल लूं, तो अगर 2-3 साल पहले वो $15 बिलियन का फंड मैनेज करता था और वो 10% पाकिस्तान में लगाता था, तो $1.5 बिलियन पाकिस्तान आता था। अब आज वो रह गया 3 बिलियन का। तो सॉवरन फंड्स की रिडम्पशन की वजह से टेम्पल्टन हो गया, बाकी इमर्जिंग मार्केट फंड्स में वसाज हो गया, और मैथ्यूज का मैंने नाम लिया, मॉर्गन स्टैनली का नाम लिया, तो इनके साइजेस खासे ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ रिडम्पशन। तो इसलिए उनके पास एसेट अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ जब हम 2017 को देखते थे, तो 2017 में मैंने नंबर निकाला कि $8 बिलियन की ले और बेच, यानी बाय और सेल हुई थी गोरे की। बिल्कुल। तो अगर 2017 में 8 बिलियन हुई, फिर 2018 में वो रिड्यूस होकर 4 बिलियन रह गई, 2019 में वो $2.5 अरब थी। आजकल $5 से $7 बिलियन का गोरे का काम हो रहा है, बाय और सेल दोनों मिला के। तो अगर 230 डेज के आप वर्किंग लें अपनी छुट्टियां निकाल के, तो आप समझें कि $1.6 बिलियन पे हम आए हुए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि थोड़े अरसे तक हमें लोकल्स को, ये मार्केट को संभालना पड़ेगा। गोरे की तरफ देखना अभी थोड़ा सा अर्ली है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशियन मार्केट के लिए भी। अभी गोरा शायद इतनी शौक से नहीं आ सकेगा। फरीद भाई, इंडिया में तकरीबन 20-22 अरब डॉलर सालाना आता है, और अभी अगर YTD एवरेज निकालें तो कोई 8-8 बिलियन डॉलर उनके पास इन हालात में भी आ चुका है। वियतनाम नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में नहीं गया, पाकिस्तान समहाउ चला गया। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी ख़ास वजह से इज़ लैकिंग बिहाइंड? आप यू थिंक देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट कम हो रहा है फॉरेनर्स का? जी, मेरा तो बड़ा एक सख्त सा आंसर होता है इसके ऊपर। वो मैं आजकल अच्छी बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। बट आई थिंक हमारे पास इक्विटी मार्केट का केस और कॉज को पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट्स ने सही तरह से काफी सालों से फील नहीं किया। अब एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी ये सकूक जो हुआ, ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा रोल प्ले किया इसके अंदर, फैंटास्टिक ऑफ देम, तो दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट थोड़ा सरपरस्ती करे, तो ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है चैनलाइज करने का लोगों की सेविंग्स को इन अ प्रॉफिटेबल वे फॉर मीडियम टू लॉन्गर टर्म।
तो अभी आप देखें कि आप मुझे बहुत खुशी हुई है कि लास्ट टाइम एक बैंक ने जब ये सकूक किया था अबाउट 200 बिलियन का 10 साल का, तो उस वक्त काइबर प्लस 0.8 या 0.9% पे उन्होंने वो पैसा रेज किया था। Right. और ये जो इस दफा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंडर द ऑस्पिसीज या उसके तहत हुआ है, तो काइबर -10 बेसिस पॉइंट पे हुआ है। So Fareed bhai, one last word from you vis-a-vis market, closing views अपने दे दें। जी, मुझे बात सेक्टर्स इस तरह खासतौर पे टेक्नोलॉजी, जिस तरह से अब हम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि बिजनेसेस का जो ऑपरेशंस हैं, जो SOPs हैं, ये रीडिफाइन हो रहे हैं। तो एक तो मुझे टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। एक फूड सेक्टर हमेशा से अच्छा है और आपने देखा कि लॉकडाउन में भी खाना पीना और जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर है वो अच्छा है। फिर ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंशाल्लाह ये जो रमजान, उसके बारे में भी फरमाइएगा। जो इंटरटेनमेंट की कंपनीज हैं, हम नेटवर्क है, उसमें हम देख रहे हैं दबा के नेकियां हो रही हैं। जी, वो रमजान का तो इनका सीजन नहीं लग सका, पूरे ये जो आपके चैनल्स हैं, बट और ये टफ टाइम में से गुजर रहे हैं, तो ये सारे सेक्टर्स के साथ ही हैं। ये जरूर है कि इनसे पूछो कि चैनल की वैल्यू क्या है, वो तो बिलियंस में है, लेकिन अभी इतने ज्यादा हो गए हैं कि थोड़ा सा इनके लिए भी टफ टाइम है। आई थिंक एंटरटेनमेंट वाले, हाँ ये जरूर है कि ये जो आप आजकल हमारे सारी फैमिली देखती रहती है नेटफ्लिक्स और ये वो, और जब नई मूवी आती है तो सिनेमा में नहीं लगती, लेकिन नेटफ्लिक्स का दुनिया का कारोबार है वो इतना बढ़ रहा है। तो यू आर स्पॉट ऑन व्हेन यू हैव हिंटेड कि बिजनेसेस का अब तरीका अपने प्रॉफिटेबल रहने का वो थोड़ा चेंज हो रहा है। So Fareed bhai, I have to say thank you here. Thank you for your time. Thank you for being with us. Sunny, it is always a pleasure working with you. और हम जब आपके साथ घूमते फिरते बाहर जाते थे, पाकिस्तान को कायल करते थे, पाकिस्तानियों को और गोरों को, तो ये जो हिस्ट्री और एक्सपोजर है ना, ये बहुत काउंट करता है। और आई एम ग्लैड दैट यू हैव टेकन अ न्यू हैट ऑन यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल एंड फॉर योर गुड सेल्फ। वेलकम फरीद भाई, थैंक यू, बाय बाय एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वक्त हुआ है एक वक्फे का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। Welcome back. In the next segment of the program, we have Mr. Omar Grego with us. He is the chairman and the CEO of the AMJ Global, which is a leading debt market consulting company. Mr. Omar Grego, welcome to the show. Thank you. Mr. Omar, today we would like you to make a comment on Pakistan's debt risk management. It has been for about 3 decades that we've been facing tough challenges in terms of debt management. So people are now, in fact, some experts are saying that COVID-19 may take the things to the point of no return. So in terms of debt management, we would want you to make a comment as to what Pakistani government and central bank should do to manage its debt policy. Well, the statement of no return, yes, is correct. However, Pakistan has addressed its debt in a very light approach and for a short horizon. And we can see that approach does not work. However, I see the opportunity that Pakistan has, but this opportunity will take a vigorous and cautious approach and working together with the long-term systematic implementation where the public and private sectors must work together. That work together will result in a prosperous economic structure and obviously a development of wealth. I'm a very great believer that Pakistan has this special opportunity, like many other countries in the world. And I hope
this opportunity by creating a robust model behind yourselves, you will succeed. So Mr. Grego, thank you very much for being with us. देखिए आज के सेगमेंट में हमने डेट और एक्विटी से रिलेटेड डिस्कशन किया। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी पर। स्टेट बैंक ने यकायक अपने स्टांस को चेंज किया, जहां हम काफ़ी लंबे अरसे से देख रहे थे कि स्टेट बैंक हैड नो इंटेंशन टू गिव अप द टाइटनिंग स्टांस। दे जस्ट केम अप विथ अ डिसीजन के पॉलिसीज़ को बदलना चाहिए। सो हुसैन हैदर हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। ही इज़ अ बिग एनालिस्ट, इनको मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। सो मॉनेटरी पॉलिसी पर हम इनसे बातचीत करेंगे और हमने एक इंटरनेशनल ओपिनियन भी लिया कि डेट मैनेजमेंट में हम किस जगह खड़े हुए हैं, और अब हम लोकली देखते हैं कि हमारे जो लोकल एनालिस्ट हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे देखते हैं और विज़ावी इकॉनमी जो है वो हमारी किस तरह की आउटलुक पेंट कर रही है। सो हुसैन हैदर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सानी। हुसैन, मेरी आपसे अक्सर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बातचीत होती रहती है। ये बताएं कि यकायक क्या हुआ है गवर्नमेंट को? 525 बेसिस पॉइंट की कमी। कहाँ तो गवर्नमेंट कहती थी कि वी विल नॉट चेंज आवर टाइटनिंग स्टांस, और अब ये मैं तो इसे काइंड ऑफ कंप्रोमाइज़ ही कहूँगा, या फिर ये कोविड-19 क्या आपके ख्याल में क्या चीज़ है? हाउ डू यू लुक एट इट? जी सानी, शुक्रिया। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये चीज़ बताता हूँ कि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी से जो ज़्यादा इस वक्त अहम जो सिचुएशन है वो है बैकड्रॉप, जो इस वक्त एक बैकग्राउंड क्रिएट हुआ हुआ है, या आप कह लें जो इस वक्त सारा जो माहौल है इस वक्त, जो कि कोविड-19 से मुतालिक है। राइट। और जो कि अब एक बाकायदा आप समझ लीजिए कि सेल्फ इम्पोज या एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड रिसेशन की वजह बन चुका हुआ है। तो अब देखिए मॉनेटरी जो ईजिंग है वो यकीनन क़ब्ल वक्त हो गई है, और एक अच्छी खासी 5.25% का रेट कट हो गया है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी डिसेंट कट हो गया है। मगर इसमें आप देखने वाली बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखें कि 2018 और 19 में जो सूरत हाल रही पाकिस्तान की, तो हमने इन 2 सालों में कैलेंडर ईयर बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे इंटरेस्ट रेट्स या जो पॉलिसी रेट है वो डबल हो गया था। ओके। जो 13.25% पे हम चले गए थे, और तकरीबन आप समझिए कोई 7.5% का इसमें इजाफा हुआ है इन 2 सालों में। तो ये हम इस दौरान जो है वो दुनिया में जो कुछ एक्सट्रीम एंड पे कुछ इकोनॉमीज गालिबन अगर आप देखें जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में चल रही होंगी, शायद अर्जेंटीना और टर्की, इनके शायद करीब कहीं होंगे हम। अदरवाइज तो सारी दुनिया में मॉनेटरी ईजिंग चल रही थी उन 2 सालों में। बिल्कुल। तो अब ये 5.25% का जो रेट कट है, इसको उस तनाज़र में भी देखना जरूरी है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। हम ऑलरेडी इस वक्त काफी हमारी बेस हाई थी, तो वहां से एक रेट कट स्पेशली जो हालात हो गए हैं उसमें आई थिंक एक जायज मैं समझता हूँ चीज थी। अब कोविड-19 के हवाले से अगेन जो मैं बैकड्रॉप की बात कर रहा हूँ, अब मसलन आज ही आप देखिए कि यूएस के जो फर्स्ट टाइम फाइलिंग्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के नंबर्स हैं वो आए हैं। तकरीबन कोई 24-25 लाख लोगों ने उसमें इजाफी नंबर आया है जो कि फाइल किया है पिछले हफ्ते। और ये नंबर अभी तकरीबन जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है पिछले 2-2.5 महीने में, अब ये नंबर कोई 4 करोड़ के करीब आ गया है। जो कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अमेरिका जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसमें वो नंबर 50 लाख से ज्यादा नहीं आया है। यानी कि 2008 का क्राइसिस है या उससे पहले भी आप चले जाएं, यहाँ हम बात कर रहे हैं 4 करोड़, यानी कि 7-8 टाइम्स इस वक्त बेरोजगारी हुई है। एक और नंबर मैं आपको बताऊं, देखें $40,000 पर एनम से जो कम इनकम जिनकी है यूएस में, उनमें तकरीबन 40% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है। फिर आप देखिए एक बहुत बड़ा तबका डेवलप मार्केट्स में जो इन्वेस्टर्स हैं वो टेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स का जो स्टांस है और नेगेटिव रेट्स। सही है। मसलन जो मनी मार्केट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि लिंक्ड हैं पॉलिसी रेट से, डेवलप मार्केट्स में वो आप देखें तो वहाँ सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव जा रही है। अभी हालिया पिछले हफ्ते ही यूके ने तकरीबन कोई 3-4 बिलियन पाउंड रेस किए हैं नेगेटिव रेट्स के ऊपर, जो कि ये यूके की तारीख में पहली दफा हुआ है कि 3 साल का बॉन्ड नेगेटिव रेट पे पैसा रेज हुआ है। 2016 में शायद एक दफा आई थिंक शॉर्टर टेनर में कुछ इन्होंने नेगेटिव रेट्स पे पैसा रेज किया था, बट ये लॉन्गर टेनर में पहली दफा हुई है सूरत हाल। फिर आप ये फेडरल रिजर्व का देख लें, जो सेंट्रल बैंक है, उनका मुस्तकिल बयानिया आ रहा है कि ये जो $3 ट्रिलियन का अमेरिका ने स्टिमुलस दिया है ये नाकाफी होगा, और
वो अब ये भी कह रहे हैं कि जी 2021 का जो एंड है, ना सिर्फ ये दिसंबर 2020 बल्कि दिसंबर 2021 तक हालात जो हैं वो थोड़ी चैलेंजिंग लग रही है सूरत हाल। एक और अभी मैं देख रहा था, लेटेस्ट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी खबर, ये दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक सर्वे अभी आया है। ये मैं कुछ देर पहले ही मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि उस सर्वे के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में कुछ 70% जो बिजनेसेस हैं दुबई में वो क्लोज डाउन हो सकते हैं अगर ये पैंडेमिक की सूरत हाल काबू में नहीं आती। ये आप देखिए कि इस पर जो माहौल क्रिएट हुआ है वो कितना गंभीर है और कितनी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। तो सिनारियो में 5.25% का रेट कट मेरा निकाल के कोई हवाले से बहुत कोई हैरानगी होनी चाहिए। जी देखें, मार्केट में एक जनरल सेंटिमेंट भी है। आई हैव इवन फाउंड क्वालिफाइड एक्सपर्ट सेइंग कि इसको कम से कम 4 से 5% तक गवर्नमेंट को ले जाना चाहिए और इसमें लीतो लाल से काम नहीं लेना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस? जी देखिए, बिल्कुल आप ये जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ये काफ़ी एक क्लियर व्यू है। जो हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है वो उस हवाले से इसको पिच भी कर रही है। कुछ हद तक उसमें इस पॉइंट में सदाकत भी है, ठीक है ना। और ये जो अभी स्टेट बैंक ने जो एनालिस्ट ब्रीफिंग में अपने कमेंट्स शेयर किए और एक अच्छा इंटरेक्शन, वो एक अच्छी प्रैक्टिस स्टेट बैंक कर रहा है कि रेगुलरली जो कम्युनिटी एनालिस्ट कम्युनिटी है उनसे वो डिस्कशन कर रहा होता है। तो उसमें गवर्नर साहब ने खुद काफ़ी जो टोन थी उनकी उस हवाले से काफ़ी एक तरह से पॉजिटिव ऐसे थी, काफ़ी सपोर्टिव थी कि ब्रशिंग असाइड ऑल दी जो मुख्तलिफ इबाम और मुख्तलिफ वजह से लोगों को रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के हवाले से रहे या इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कोई भी अगर रिबाउंड जैसे कि अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में आ गया है तो रिटेल प्राइसेस अगर दोबारा बढ़ती हैं उस हवाले से जो लोगों के जहनों में थोड़े से शक व शुबात हैं कि जी ये दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, या मसलन इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से फ्लाइट ऑफ सेवर्स का जो एक मौजू छिड़ जाता है हमेशा, फिर हमें IMF प्रोग्राम में भी चल रहे हैं। इन तमाम मामला को सेट असाइड करते हुए गवर्नर साहब ने क्लियरली ये बात कही कि जी हम विल बी ऑल विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड डू एनी फर्दर एक्शंस इफ नीडेड। अब ये जो रेट कट का जो मामला है कि जी 4% 5%, देखें ये सूरत हाल ऐसी है कि अगर आप बॉन्ड मार्केट्स में देखें अभी हमारे यहाँ और जो इन्फ्लेशन का मामला आगे जा रहा है उसमें मेरे ख्याल से 100 बेसिस का तो गुंजाइश इस वक्त है, ठीक है ना। यहाँ से मतलब अगर 8% है तो 7% तक का तो उस वक्त जो मैथ बन रही है वो बन रही है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है ना। अब ये कब होगा, ये हो सकता है गालिबन शायद नेक्स्ट MPS में 50 बेसिस या 100 बेसिस करके स्टेट बैंक जो भी बेहतर समझे उस तरह से करे, या देखें अब हालात अगर अल्लाह ना करे ये सूरत हाल पैंडेमिक के हवाले से मजीद अगर सीवियर हो जाती है तो उस सूरत में फिर तो 4% 5% भी क्या, फिर तो अगर आप मुझसे पूछें तो फिर तो स्टेट बैंक को रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जैसे थोड़ा बहुत उन्होंने भी गुंजाइश बनाई भी है, जितना भी गुंजाइश क्रिएट हो सकती होगी वो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक करेगा। मगर इस पे ये मौजू भी डिबेटेबल है कि जी 4% 5%, अभी जो व्यू है वो 100 बेसिस कट का है जो कि क्लियर मैथ आपको नजर आ रही है। पर 4 से 5% वाला मामला उस वक्त क्रिएट हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि हालात जो हैं वो बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएं और अभी जो चीजें लोग प्राइस नहीं कर रहे हैं फिक्स इनकम मार्केट में भी और स्टॉक मार्केट में भी, वो ऐसा कोई सिनारियो अगर आके सामने खड़ा हो जाता है तो उस सिनारियो में डेफिनेटली रेट कट की भी गुंजाइश हो सकती है। और इसके अलावा और रिजर्व, जैसे मैंने कहा कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और जितनी भी लिक्विडिटी जनरेशन के हवाले से मेजर्स स्टेट बैंक ले सकता है वो मेरे ख्याल से देखने में आएंगे। सो हैदर ये भी ज़रा थोड़ा सा बता दें कि अभी रिसेंट हमने देखा कि 100 बेसिस पॉइंट की कट हुई और उसके बाद जो मार्केट का रिएक्शन था, मार्केट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, वो एज एन एनालिस्ट ऑफ JS ग्लोबल माहिर माशियात के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं एंड व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन दिस? इसमें सानी इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि इसको देखिए दोनों अगर आप मार्केट्स को डिस्कस कर लें, मसलन स्टॉक मार्केट को अगर हम पहले देख लें तो उसका एक तरह से जो मामला ये है कि 27-28 हज़ार से मार्केट अच्छा एक उसमें बुल रैली आई और तकरीबन 34,000 के करीब जो हमने अपनी मंथली रिपोर्ट में भी शेयर किया था कि यहाँ हमें थोड़ा लग रहा है कि मार्केट ब्रीदर लेगी। और गिवन के जी रमज़ान में वैसे ही एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दे दी हुई है इस साल स्टॉक मार्केट ने हमारी, वरना हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इतना कोई शदीद किस्म के रिटर्न्स रमज़ान में नहीं होते। फिक्स इनकम मार्केट में अगर आप देख लें तो वहाँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ऐसी रही है कि ये जो लास्ट रेट कट हुआ था 200 बेसिस का,
उसके बाद जो मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन थी वो 150 से 200 बेसिस की मुझे महसूस हो रहा था कि गालिबन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर जैसे ही ये मामला लॉकडाउन ईज होने का हुआ है एट द एंड ऑफ अप्रैल एंड देन स्टार्टिंग में, और इसी के साथ आप दूसरी सूरत हाल देखेंगे, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कहाँ से कहाँ चली गई हैं। एक नेगेटिव रेट लेवल दिखा दिया था WTI फ्यूचर्स ने, और वो अब देखिए अब रेट 30 प्लस खड़ा हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दोबारा एक्सपेक्टेशंस लोगों की थोड़ी सी टेम डाउन हुई और लोगों ने कहा कि प्रॉब्ली अब 100 बेसिस की हम बेट ले रहे हैं। तो जहां यील्ड ज्यादा ड्रॉप हो गई जिनमें स्लाइट पिकअप आया, और वो एक तरह से जो 100 बेसिस का कट था वो भी ऑलरेडी प्राइस इन हुआ था। तो पिछला हफ्ता अगर आप देखें, जो 4 दिन अभी जैसे हमारे अभी क्लोज हुए हैं, तो उसमें यील्ड कर्व में कोई मेजर शिफ्ट्स नहीं आए, मोर और लेस वहीं यील्ड्स ट्रेड कर रही हैं क्योंकि वो 100 बेसिस ऑलरेडी प्राइस इन हो गया था। आज का अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में जो है ये 8.5 पर नंबर चला गया है आपका PIBs का। सो शॉर्ट टर्म में ये 8.25 पर रहा है। सो बाय द वे आई वुड वांट यू टू गिव योर व्यू कि आप अगले 1 साल में 2 साल में आप व्हाट इज़ योर आउटलुक अबाउट द इंटरेस्ट रेट, आप उनको कैसे देखते हैं गिवन कि गवर्नमेंट, सॉरी आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, कि गवर्नमेंट अब नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं क्रेडिट की तरफ फोकस किया जाए, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की तरफ तो थोड़ा सा राग़िब किया जाए। सो व्हाट इज़ योर व्यू एंड टेक ऑन दिस? जी देखिए सानी, इसमें जैसे आपने लॉन्गर टेनर का जिक्र किया ना कि रेट थोड़े से वहाँ पे हल्का फुल्का अपटेक आया है, तो देखिए उसकी एक वजह जो है वो ये है कि जो इंटरेस्ट लॉन्गर टेनर बॉन्ड्स में मार्केट में लोगों का था आज से कुछ अर्सा पहले तक, वो इंटरेस्ट अब लॉन्ग टर्म पेपर में नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि रेट्स नेचुरली जहाँ 13-14% रेट था वो अब कम होके 7.8 के करीब अगर रेट चल रहा है, और यील्ड का भी फ्लैटिश हो चुका है। ठीक है ना, स्पेशली अगर आप 3 से 10 साल का देखें तो वहाँ तो एक नॉर्मैलिटी आ चुकी हुई है, एक अपवर्ड स्लोपिंग सिचुएशन नजर आ रही है। शॉर्टर टेनर में अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश ये है कि जी अगर आप 12 साल यानी कि 12 महीना देखें तो वो स्लाइटली थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा होगा 3 महीने से, तो वहाँ थोड़ी बहुत अभी गुंजाइश है कि वहाँ जैसे ही रेट्स अभी आगे कम होते हैं तो यू विल सी द शॉर्टर टेनर रेट्स फॉलिंग डाउन फर्दर, तो वहाँ भी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये तो बात हो गई यील्ड कर्व की। अब आगे का देखिए जो व्यू है, जैसे मैंने कहा कि 100 बेसिस की है, इसमें इन्फ्लेशन का सिनेरियो देखना जरूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक IMF प्रोग्राम में चल रहे हैं और इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो तमाम सेंट्रल बैंक्स बशमूल स्टेट बैंक वो जाहिर सी बात है उसको मद्देनजर रखते हुए एक इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी तरतीब दी जाती है। तो इस सिनारियो में इन्फ्लेशन का जो मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है कि इन्फ्लेशन जो है आपकी जो अभी 8.5 के करीब कोई नंबर आया था, ये अगले 2 महीनों में यहीं कहीं रहते हुए आपको ये नंबर ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा बिलो 5% समटाइम इन जनवरी ऑफ 2021। ओके। और इसमें मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप जो इस वक्त ऑयल प्राइसेस ब्रेंट मसलन या अरब लाइट $35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैं यहीं कहीं इसको अस्यूम कर लूँ, और बाकी चीज़ें अगर कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, तो उस सूरत हाल में ये दोबारा से इन्फ्लेशन में अपटेक आ रहा है, जो उसकी मैथ बन रही है, और ये नंबर गालिबन 8% या उससे थोड़ा बहुत कम या थोड़ा ज़्यादा कहीं क्लोज करेगा जून 2021 में। तो मामला ये है स्टेट बैंक के लिए चैलेंज ये हो जाएगा कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट कट कर दिया है यहाँ पे, तो वो एक सिचुएशन में ना चले जाएं अगले आने वाले 6 महीनों में कि कहीं को बढ़ाने ना पड़ जाए इंटरेस्ट रेट, तो वो एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ इंटरेस्ट रेट में अब इनके पास इतनी ज्यादा गुंजाइश है कि रेट आप 4 या 5% करने की बातें करें, अनलेस कि कोविड-19 की सूरत हाल बहुत ज्यादा अगर वर्स हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उस सूरत हाल में फिर जाहिर बात है बाकी चीजें भी काफी मुख्तलिफ होंगी, और उस पे फिर वो एक तरह से आप समझ लीजिए हम एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ बहस चली जाएगी कि क्या सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। There can be a lot of different scenarios, but मेरे हिसाब से ये आप समझिए कि 7% या मे बी अनदर आप कह लें 50 बेसिस डाउन फ्रॉम देयर, वहाँ मेरे ख्याल से सिचुएशन बॉटम आउट हो जाएगी इंटरेस्ट रेट्स की। और आप थोड़ी जरा हिस्ट्री के तनाजुर में भी देख लें, जो हमारी हिस्ट्री रही है, तो एवरेज इंटरेस्ट रेट्स यानी कि जो बॉटम हुए होंगे या जो पीक लायक एवरेज लेवल मेरे ख्याल से मुनासिब है जो बाकी सारी चीजें उनको रखते हुए, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जितना आप इंटरेस्ट रेट यहाँ से कम कर देंगे तो एक्सचेंज रेट के हवाले से नेचुरली रिस्क जो हैं वो मौजूद हैं। सो हुसैन, एक आखिरी चीज़ पे आपका व्यू चाहिए मार्केट आउटलुक के ऊपर, व्हाट डू यू थिंक, आई मीन क्या कहना चाहेंगे आप?
यहाँ देखिए स्टॉक मार्केट के हवाले से इसमें मेरा ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि जो वैल्यूएशंस हैं उनमें बेपनाह गुंजाइश है, ठीक है। बट अब आप उस पर शायद ये कहेंगे देखिए कि गुंजाइश तो काफ़ी अरसे से रही है, 2018 से गुंजाइश थी, बट उस वक्त ऐसी बात है हम एक जो नॉर्मल हमारी 7-8 साल बाद जो एक बूम बस्ट साइकिल का हम शिकार हो जाते हैं वो सूरत हाल क्रिएट हुई और इकोनॉमी का पंचर जो है वो हो गया और उसके बाद कुछ हमारे यहाँ कुछ रिलीफ रैलीज देखने में आई और अभी कोविड-19 का मामला क्रिएट हो गया है। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं वो 12 महीने से ऊपर का होराइजन लें, ठीक है, और शॉर्ट टर्मिज्म की तरफ इतना ना फोकस करें, तो यहाँ बेपनाह वैल्यूएशंस में गुंजाइश है स्टॉक मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड, बी इट एनी सेक्टर। कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, इवन सीमेंट्स, काफ़ी इस वक्त मेरे ख्याल से रूम है फॉर अपसाइड। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सिलेक्टेड जो इस वक्त अगर कोई 34,000 पे मार्केट खड़ी हुई है, कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास कैश है और जिसके पास एक रिस्क कैपिटाइट है एंड विलिंग टू somebody would take a risk or a bet for at least 12 months exposure, तो देखिए उस हवाले से यकीनन यहाँ पे मेरे ख्याल से पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए। So Haider, thank you for your time and giving us an opportunity to share your views with our viewers. Assalamu alaikum. शुक्रिया सानी, थैंक यू। वेलकम। देखिए आज के प्रोग्राम में हमने जो रिज़ल्ट सीज़न गया है इस पे बात की और आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट और मार्केट कैसी रह सकती है हमने फरीद आलम से इस पर तज्ज़िया हासिल किया। एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं डेट मार्केट के, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को एक दो अच्छे मशवरे दिए हैं एंड वी होप कि गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उनकी एडवाइजेस को ज़रूर देखेगी। आखिर में हमने हुसैन हैदर से बात की जिनका मॉनेटरी पॉलिसी पे एक बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िया था और उन्होंने फिर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट उन्होंने मार्केट और इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपना एक व्यू दिया। सो हम आज इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते हाज़िर होंगे किसी नए सेगमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।